हेलो फ्रेंड्स, ISPCS स्टडी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। हम लोग विजन IS मैगजीन में इकोनॉमी वाले सेक्शंस को पढ़ रहे हैं और इसमें मैं आपको आर्टिकल 6 तक मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। आज मैं आपको आर्टिकल 7 से पढ़ा रहा हूँ, मैरीटाइम सेक्टर, समुद्री क्षेत्रक से। ठीक है, तो ये न्यूज़ में क्यों रहा है और हम लोग आज बड़े वाले जो आर्टिकल्स हैं सारे उसको कंप्लीट कर लेंगे और कुछ न्यूज इन शॉर्ट्स में भी जो है इकोनॉमिक्स के वो लोग उसको हम लोग कंप्लीट करके लगभग हम लोग इकोनॉमिक्स को ख़त्म करने का आज प्रयास करेंगे। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं इसमें समुद्री क्षेत्रक यानी मैरीटाइम सेक्टर जो है ये सीधे क्या है हमारे GS 3 में मेंशन है और GS 3 का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, किस लिहाज से, मेंस के हिसाब से। ठीक है, मेंस के हिसाब से। हालांकि इसमें कुछ प्री के लिए इंपॉर्टेंट है, जो चीज़ें प्री के लिए इंपॉर्टेंट है मैं वहाँ पर आपको हाईलाइट ज़रूर करूँगा। ठीक है, तो मैरीटाइम सेक्टर जो है न्यूज़ में इसलिए रहा कि हाल ही में ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट का तीसरा संस्करण हुआ, कहाँ पे, मुंबई में। ठीक है, तो क्या नाम है उसका, ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023। ठीक है, ये उसका तीसरा संस्करण हुआ, कहाँ पे, मुंबई में हुआ। ठीक है, इस समिट में क्या हुआ, मैरीटाइम अमृतकाल विजन 2047 को इसको दस्तावेज को जारी किया गया। इसे जो है पत्तन, पोत, परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने तैयार किया था। ठीक है, क्या कौन सा दस्तावेज है, मैरीटाइम अमृतकाल विजन 2047। ठीक है, 2047। इस दस्तावेज में क्या है, इसमें है कि भारतीय जो समुद्री क्षेत्रक है उसके लिए क्या है, एक व्यापक रोड मैप जो है यहाँ पर बनाया गया है, उसको प्रस्तुत किया गया है। एक बहुत सारा व्यापक रोड मैप होगा। इसमें क्या है, इसके लिए 80 लाख करोड़ रुपए का क्या है, इन्वेस्टमेंट जो है इसमें अनुमानित है। इस चीज़ में, इस दस्तावेज में भारतीय समुद्री क्षेत्रक में एक रोड मैप जो इसके लिए बनाया गया है। तो अभी जानते हैं कि जो मैरीटाइम अमृतकाल विजन 2047 है, इस विज़न में क्या है, इसमें भारत के जो समुद्री क्षेत्रक है ना उसको पूरी तरह से बदलना है। इसके लिए 11 जो व्यापक थीम और या सब्जेक्ट्स हैं उससे जुड़ी जो रणनीतिक पहले हैं उसकी रूपरेखा तैयार की गई है। ठीक है, स्ट्रैटेजिक जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, इसको इसमें बात करना है आपको। ठीक है, इसमें जो है रणनीतिक पहलों की जो रूपरेखा तैयार की गई है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये स्ट्रैटेजिक जो भी इनिशिएटिव लिए जाएंगे ये क्या करेंगे, भारतीय जो समुद्री क्षेत्रक है ना उसको पूरी तरह से ये चेंज कर देंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। संधारणी और हरित समुद्री क्षेत्रक, ये इसका दूसरा पॉइंट है। इसका उद्देश्य क्या है कि ये इसका उद्देश्य यही है कि जो सभी जो मेजर पोर्ट्स हैं, हमारे सभी महत्वपूर्ण जो प्रमुख पत्तन हैं, ठीक है, उसके जो है पोर्ट्स हैं, ठीक है, पतंस, उसमें क्या है 14 प्रमुख हैं। ये क्या करना है, इसको कार्बन न्यूट्रल बनाना है। इसका उद्देश्य है, जो विजन है इसका उद्देश्य यह है कि सभी जो प्रमुख पोर्ट्स हैं उसको क्या करना है, हमें कार्बन न्यूट्रल उसको बना देना है, एकदम कार्बन न्यूट्रल वो होना चाहिए। इसका लक्ष्य क्या होगा, इसका लक्ष्य जो है हरित ईंधन को अपनाने, ग्रीन एनर्जी, ग्रीन फ्यूल को अपनाने के लिए भारत को जो हाइड्रोजन है उसका उत्पादन और वितरण का केंद्र भी जो है इसको बनाना है। ठीक है, अभी क्या है, इसके लिए वैकल्पिक ईंधन यानी अल्टरनेटिव जो फ्यूल है उसके साथ साथ अलग अलग जो ईंधन हैं, इन सारी चीज़ों का भी प्रयोग करने के लिए ईंधनों को अपनाने का प्रोत्साहन दिया जाएगा। किसमें, जो इंडिया मैरीटाइम सेक्टर विजन का जो 2047 प्रस्तुत किया गया है उसमें ये बात कही गई है। ठीक, उसमें यह बात यह भी कही गई है कि एक अंतर्देशीय पोत ग्रीन ट्रांजिशन कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा इंग्लिश इसका समझ लीजिए। हिंदी में बहुत बार क्या होता है कि जो अगर क्वेश्चन पूछेगा ना तो वो दिक्कत कर देता है। तो देखिए इसमें क्या है कि इनलैंड वेसल ग्रीन ट्रांजिशन प्रोग्राम, इसको आपको ध्यान देना है, इनलैंड वेसल ग्रीन ट्रांजिशन प्रोग्राम, ये बात यहाँ पे शुरू करने के लिए कार्यक्रम यहाँ पे किया जाएगा, ये बात यहाँ पे कही गई है। ठीक है, 3 जो पत्तन है, 3 पोर्ट्स हैं उस पर ग्रीन हाइड्रोजन बंकर स्थापित किए जाएंगे। किस पे, पारादीप पट्टन उड़ीसा में, दीनदयाल पत्तन गुजरात में और VO चिदम्बनार पत्तन तमिलनाडु में। तीनों पोर्ट्स को ध्यान देना है कि ये लोकेशंस, कभी कभी क्या होता है कि जो स्टेट पीसीएस के एग्जाम्स होते हैं, जो वनडे एग्जाम्स होते हैं, या कभी कभी UPSC जो है पोर्ट्स सीधे पूछता है। तो अभी वर्तमान में ट्रेंड क्या चल रहा है, अभी वर्तमान में ट्रेंड अगर 2023 का 22 का पेपर देखेंगे तो उसमें क्या पूछा है, उसमें एंशिएंट इंडियन की जो हिस्ट्री है ना उसमें बहुत सारे पोर्ट्स क्या थे, वो जो है बहुत इंपॉर्टेंट थे और वो उसके नाम है। तो नाम और लोकेशन पूछ दे रहा है अभी वर्तमान में, या अभी अब 2023 में पेपर था कि वो पूछा था कि उसमें क्या है, ये उसको सीधे ये पूछा था कि वो है क्या। तो वो जो 3 नाम दिए थे, शायद उसका अभी पेपर आप सेट नंबर B खोलेंगे तो उसमें पेपर क्वेश्चन नंबर 4था या 5वां होगा ये क्वेश्चन, उसमें ये है। अभी आप 2023 का पेपर उठा के देखिएगा, उसमें सीधे डायरेक्ट पोर्ट का नाम ही जो था उसको पूछ दिया था। तो ये क्या है, पोर्ट्स पूछता है। तो पोर्ट्स आपको बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ध्यान देना। पारादीप पत्तन उड़ीसा, दीनदयाल पत्तन गुजरात और VO चिदम्बनारा पोर्टल जो है ये कहाँ पे है, तमिलनाडु में है। तो यहाँ पे एक अंतर्देशीय पोत ग्रीन ट्रांजिशन कार्यक्रम शुरू किया जाएगा, इस बात को आपको ध्यान देना है। ठीक है, और इस सब क्या कर रहा है इसे कि 14 जो प्रमुख मेजर पोर्ट्स हैं उनको क्या करना है, कार्बन न्यूट्रल बनाना है। यहाँ पे ये बात ये इसकी कही गई है।
ठीक। इसी विजन में क्या है, इसमें इसी विजन में ये बात ये भी कही गई है कि जो है कि हमें क्या करना है, पत्तनों का जो है आधुनिकीकरण करना है, हमें उसको मॉडर्न बनाना है, उसकी परिचालन दक्षता, डिजिटलीकरण में तेज़ी लाना है, और उसको स्मार्ट, ऑटोमेटिक और भविष्य की आवश्यकताओं के अनुकूल उसको बनाना है। इससे क्या होगा, इसका लक्ष्य है कि जो भारत के जो पोर्ट्स होंगे वो दुनिया के शीर्ष 25 बंदरगाहों में वो शामिल हो जाएंगे। ठीक है, ये बात यहाँ पे कही गई है। इसमें क्या है, जहाज निर्माण, मरम्मत, जो रिसाइकल के लिए जो भी वैश्विक भागीदारी है उसमें शामिल होने की बात कही गई है। इससे क्या होगा, भारत शीर्ष 5 वैश्विक जहाज निर्माण केंद्रों में इसको जगह बनाने में मदद मिल जाएगी। ठीक है, जो भारत के पोर्ट्स है उसकी परिवहन की क्षमता में सुधार करना है। प्रमुख जो पत्तन है पोर्ट्स है उसको 100% पीपीपी मॉडल को लागू किया जाएगा। इसके जरिए क्या होगा, जो प्रमुख पत्तन है उसकी परिवहन क्षमता में 4 गुना वृद्धि करके 10,000 मिलियन टन जो है प्रतिवर्ष करने का उसका लक्ष्य यहाँ पे रखा गया है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान देनी है सभी चीज़ों को कि इसका लक्ष्य क्या रखा गया है। ठीक है, महासागर तटीय और नदी क्रूज क्षेत्र को एशिया प्रशांत में, एक सेकेंड, ये कुछ अभी ब्लैक सा स्क्रीन हो गया था तो अभी मैं वही देख रहा था क्यों स्क्रीन ब्रेक हो गया। तो देखिए, तो महासागर तटीय और नदी क्रूज क्षेत्र को एशिया प्रशांत क्षेत्र में क्रूज पर्यटन क्षेत्र में उसको अग्रणी बनाना है। इससे क्या होगा, इसे 25 जो है यहाँ से क्रूज टर्मिनल विकसित करने की योजना है। इससे क्या होगा कि हम जो है प्रशांत मतलब एशिया प्रशांत सेक्टर में पूरे जो क्षेत्र है, समुद्री क्षेत्र, वहाँ पे एक हम अपनी अलग वैश्विक शक्ति के रूप में निभर कर सामने आएंगे। ठीक है, लॉजिस्टिक क्षमता में हमारी वृद्धि होगी। जाहिर सी बात है, जब पोर्ट्स में लॉजिस्टिक सेवाओं में जलयानों की, अंतर्देशीय जलमार्गों की जब हिस्सेदारी बढ़ेगी 6 से 12%, तो क्या होगा हमारा कि हम ये अवसंरचनात्मक और नीतिगत सुधारों के माध्यम से बढ़ेंगी। और इसका लक्ष्य, इससे क्या होगा कि जो जलमार्ग का परिचालन है वो दोगुना हो जाएगा। ठीक, जो भी ट्रैफिक दोगुना होगी तो यहाँ पे लॉजिस्टिक और कार्गो हैंडलिंग की जो क्षमता है वो कहीं ना कहीं वो बढ़ेगी। और इसका लक्ष्य क्या रखा गया है, 4 गुना वृद्धि, मतलब ये बताया गया है और ये हुई है। ट्रैफिक में दोगुनी वृद्धि हुई है, कार्गो हैंडलिंग में क्षमता में 4 गुना वृद्धि हुई है। इसको और बढ़ा करके ये क्या करना है, अंतर्देशीय जलमार्ग की हिस्सेदारी को 6% से बढ़ा करके 12% करना है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो है, अगर हम बात समझिए कि कहीं भी कोई पोर्ट है, ठीक है, मान लीजिए XYZ कुछ भी पोर्ट है, कांडला पोर्ट है, अगर उसकी हम मान लीजिए परिचालन दक्षता में, उसके आधुनिकीकरण में, डिजिटलीकरण में, स्मार्ट बनाने में, उसमें उसका स्टोरेज कैपेसिटी, ठीक है, अन्य से उसके क्षमताओं को बढ़ाते हैं, तो कहीं ना कहीं उससे क्या होगा, जो उससे यह होगा कि जो है हम कहीं ना कहीं अपनी आर्थिक गतिविधियों क्या करेंगे, बूम कर पाएंगे, मतलब उसको हम काफ़ी अच्छे तरीके से संचालित कर पाएंगे। ठीक है, आयात निर्यात बढ़ेगा, उससे क्या होगा, लॉजिस्टिक सेक्टर जो है वो काफ़ी मजबूत होगा, लॉजिस्टिक जो कैपेसिटी है पोर्ट की वो भी बिल्ड होगी। ठीक, ये इससे क्या होगा, इससे जब लॉजिस्टिक कैपेसिटी बिल्ड होगी तो कहीं ना कहीं जो है इससे प्रतिस्पर्धा जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है वो पोर्ट हो जाएगा। साथ क्या है कि हमारे समुद्री क्षेत्र में जो है जो परिचालन लागत है वो भी कमी आएगी, क्योंकि क्या है कि जब उसमें ये होता है, कंपटीशन बढ़ता है, तो कैपेसिटी बिल्डिंग भी उसके साथ साथ होती रहती है। ठीक है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। ठीक, पेशेवर समुदाय जो समुद्री सेवाएं प्रदान होंगी। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मानकों और सर्वोत्तम तरीकों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा। इससे क्या होगा, यहाँ पे विश्व स्तरीय शिक्षा, अनुसंधान और प्रशिक्षण की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। समुद्री क्लस्टर का विकास किया जाएगा आपूर्ति श्रृंखला का सर्वोत्तम उपयोग करके। ठीक है, और वैश्विक स्तर पर समुद्री क्षेत्र में उपस्थिति क्या है, मध्यपूर्व आईमेक जैसे जो अंतर्राष्ट्रीय गलियारे हैं उसको बढ़ावा देकर के विभिन्न क्षेत्रीय परियोजनाओं को एकीकृत किया जा सकेगा। इससे क्या होगा, जो समुद्री गतिविधियां होंगी उसको आपस में जोड़ने और मजबूत आपूर्ति श्रृंखला का निर्माण करने में मदद मिलेगी। दक्षता में सुधार होगा, एक जो है प्रौद्योगिकी संचालित नवाचार से जुड़े एक इकोसिस्टम का निर्माण होगा, इससे दक्षता में सुधार होगा। ठीक है, अभी सरकार क्या कर रही है, समुद्री दक्षता में सुधार करने के लिए डिजिटल उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना कर रही है। तो ये सारी चीज़ें करने से क्या होगी कि जो है हम जो है कहीं ना कहीं अपना जो विज़न है वो कहीं ना कहीं उसको हम डाइवर्सिफाई कर पाएंगे और उन सारी चीज़ों को हासिल कर पाएंगे, जो है एक क्या कर सकते हैं, जो हमारे समुद्री क्षेत्र में हमें कहीं ना कहीं उस कायाकल्प पलटने की बात जो कही जा रही है उसको हम स्थापित कर पाएंगे। तो कुछ अन्य पहले हैं, कौन सी पहले हैं, मैरीटाइम इंडिया विजन 2023, सागरमाला कार्यक्रम जो समुद्री क्षेत्र के लिए है, जलमार्ग विकास परियोजना, लैंडलॉर्ड पोर्ट मॉडल, तटीय जिलों का विकास करना है, लाइट हाउस आधारित पर्यटन को बढ़ावा देना है। ये सारी पहले क्या है, भारत को समुद्री क्षेत्र और अंतर्देशीय नदी जो है परिवहन के क्षेत्र में उभारने में और साथ साथ पर्यटन के साथ साथ जो है उसकी इकोनॉमी को और अधिक जो है डाइवर्सिफाई करने में मदद कर रही है। ठीक है, और ये पहले जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आती है कि भारत में समुद्री क्षेत्र की वर्तमान स्थिति क्या है।
तो आपको यहाँ प्रीलिम्स के लिए बहुत कुछ अच्छी चीज़ें मिलेंगी, आप देखिएगा। तो भारत में क्या है कि समुद्री क्षेत्र के तहत जो है मुख्य रूप से क्या होते हैं, पोर्ट होते हैं, बंदरगाह होते हैं, नौवहन होता है, जलयान निर्माण होता है, जलयानों की मरम्मत होती है, अंतर्देशीय जल परिवहन प्रणाली, ये सारी जो होते हैं समुद्री क्षेत्र के मैरीटाइम सेक्टर के अंतर्गत इसमें शामिल किए जाते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है, यहाँ पे 2-3 शब्द लिखा है। कौन कौन सा शब्द लिखा है? यहाँ एक शब्द लिखा है पत्तन, ठीक, और यहाँ लिखा है बंदरगाह। क्यों अलग अलग लिखा है? अगर आप सूक्ष्म तरीके से देखें तो दोनों अलग चीज़ें, यहाँ पे यही विजन आईएएस ने बताया, बहुत अच्छा चीज़ बताया। यहाँ पे प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान देना इस चीज़ को कि बंदरगाह यानी कि ये हार्बर होते हैं, पत्तन यानी पोर्ट्स होते हैं, इसमें अंतर क्या होता है? तो बंदरगाह जो होते हैं यानी हार्बर्स होते हैं वो क्या होते हैं, प्राकृतिक होते हैं, वो नेचुरल होते हैं। बंदरगाह क्या होते हैं, नेचुरल होते हैं। आपको ध्यान देना, ये सीधे सीधे स्टेटमेंट दे देगा और आपको कंफ्यूज कर देगा, उल्टा दे देगा, बोल देगा पत्तन जो होते हैं वो बंदरगाह होते हैं, और पत्तन जो होते हैं प्राकृतिक होते हैं, और बंदरगाह कृत्रिम होते हैं। तो आपको गलत करना है, पत्तन जो है वो प्राकृतिक होते हैं, जल की गहराई यहाँ पे ज़्यादा होती है, और जो पोर्ट्स होते हैं, पत्तन होते हैं, उसका निर्माण हम लोग करते हैं, ये प्राकृतिक नहीं होते हैं, जल की गहराई भी कम होती है। बंदरगाह में जो हार्बर्स होते हैं वहाँ पे जहाज कई दिन तक सुरक्षित रूप से रुकते हैं, जबकि पत्तन में क्या है, जहाज आया तो फिर उसको जाना भी है। ठीक है, पत्तन क्या होते हैं, आकार में बड़े होते हैं, और ये क्या होते हैं, ये कमर्शियल यूज के लिए बनाए गए होते हैं। ठीक है, तो यहाँ इसीलिए यूज किया गया कि समुद्री क्षेत्र में पत्तन और बंदरगाह दोनों शब्दों का इस्तेमाल यहाँ पे किया गया है। ठीक, अब आपको यहाँ पे प्रीलिम्स के लिए 2-3 चीज़ें और देखनी है कि जो पत्तन, पोत, परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय है, समुद्री क्षेत्र से जुड़ी जो सभी मुद्दों का प्रबंधन करने वाला क्या है, नोडल केंद्रीय मंत्रालय है। इसको आपको ध्यान देना है। ठीक है, जो भारत के जो समुद्री तट है और द्वीप है उस पर 13 प्रमुख पत्तन है, 13 मेजर पोर्ट्स हैं और लगभग 200 माइनर पोर्ट्स हैं। ठीक, आपको ध्यान देना है। अब यहाँ पे क्या होता है, जो मेजर पोर्ट्स हैं इसकी जिम्मेदारी प्रशासन की, इसकी एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी किसकी है, केंद्र सरकार की। और जो माइनर पोर्ट्स हैं यानी कि जो गैर प्रमुख पोर्ट्स हैं, छोटे पोर्ट हैं, उसकी प्रशासन की जिम्मेदारी किसकी है, राज्य सरकारों की है। ठीक, अभी पिछले दशक में, या आपको ध्यान देना है, ये सीधे सीधे अभी क्या था, अभी 2023 पेपर में क्या पूछा था, होमगार्ड पे सवाल पूछे थे, होमगार्ड विषय पे, होमगार्ड पे, कि ये राज्य सरकार की सूची में आते हैं, ऐसे करके सवाल पूछता है, उसके प्रशासन की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है, ऐसे स्टेटमेंट दे दिया था होमगार्ड पे। ठीक है, जेल प्रशासन पे दिया था। तो क्या करता है ये यूपीएससी, इसका फोकस एरिया यही होता है कि कंफ्यूज करने का। तो आपको ध्यान देना यहाँ पे कि जो मेजर पोर्ट्स हैं वो क्या करते हैं, केंद्र सरकार के थ्रू होते हैं, और माइनर पोर्ट्स क्या होते हैं, वो राज्य सरकार के थ्रू होते हैं। ठीक है, भारत में पिछले दशक में जो प्रमुख पत्तन है उसकी क्षमता यानी मेजर पोर्ट्स है उसकी क्षमता क्या है, दोगुनी हो गई है। साथ ही क्या है, बड़े जलयानों के लिए टर्न अराउंड जो समय है 2014 के 42 घंटों की तुलना में क्या है, घटकर 24 घंटे भी कम हो गया है। ठीक है, 24 घंटे से भी कम हो गया है। तो भारत के जो समुद्री क्षेत्र विकसित होगा तो उसका महत्व क्या है, ये बात तो सवाल यूपीएससी मेंस पूछ सकता है। तो हिंद महासागर में यहाँ पे अवसर बढ़ेंगे। हिंद महासागर दुनिया का तीसरा बड़ा जल निकाय है, खनिज संसाधनों से समृद्ध है। ठीक, यहाँ पे जो है बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जो प्रमुख शहरों को आपस में जोड़ने का यहाँ पे एक दायरा भी है, ये एक जरिया भी है। लगभग भारत के पास क्या है, 7,517 किलोमीटर की लंबी समुद्री तटरेखा है, और 1382 ऑफशोर आइलैंड है। ये क्या है, ये ऑफशोर आइलैंड, ये प्रचुर संसाधन और अवसर यहाँ पे उपलब्ध कराते हैं। जो तटीय क्षेत्रों में रहने वाली जो आबादी के लिए आजीविका के अवसर हैं। भारत की जो अधिकांश तटीय क्षेत्र है वो घनी आबादी के वाले निचले इलाके हैं। यहाँ क्या होती है, यहाँ तटरेखा के 50 किलोमीटर के दायरे में लगभग 25 करोड़ लोग यहाँ पे क्या करते हैं, निवास करते हैं। ठीक, भारत क्या है, खाद्य सुरक्षा, भारत जो है दुनिया का दूसरा बड़ा मछली उत्पादक देश है। प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है डाटा। ठीक, भारत क्या है, भारत दुनिया का दूसरा बड़ा सबसे मछली उत्पादक देश है। ठीक, तो खाद्य सुरक्षा कहीं ना कहीं सुनिश्चित करती हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में क्या है कि हिंद महासागर को वैश्विक अर्थव्यवस्था का गलियारा भी बोला जाता है, एक टर्म यूज करते हैं। ठीक है, वैश्विक अर्थव्यवस्था का गलियारा किसको, हिंद महासागर को। ठीक, भारत जो है स्ट्रैटेजिक रूप से होर्मुज जल डमरू मध्य है, आपको देखिए यहाँ पे होर्मुज जल संधि जो है, होर्मुज जो स्ट्रेट है और मलक्का स्ट्रेट है, इसके बीच में वाणिज्यिक शिपिंग तट पर स्थित है। ठीक है, शिपिंग एरिया में है ये। क्षेत्रीय शक्ति बनने की आकांक्षा भारत के पास है। हिंद महासागर क्षेत्र में नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर की बात यहाँ पे की जा रही है, नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर और एक जो है ट्रस्टेबल भागीदार की भूमिका निभाने की संभावना और क्षमताएं हैं। तो ऐसे में भारत के समुद्री क्षेत्र के विकास के बहुत सारे ये महत्व हैं और आयाम हैं, ये क्या होंगे, ये इंपॉर्टेंट है। हालांकि अब आपको क्या देखना है कि आपको जो देखना है कि भारत में जो है समुद्री क्षेत्र में भारत की प्रमुख कौन सी चुनौतियाँ हैं। चुनौतियाँ में पूछ सकता है मेंस में, तो अवसंरचना की कमी है,
बंदरगाह अवसंरचना और कनेक्टिविटी के कारण क्या है, जो कमी, इसके कारण क्या होता है कि जो वस्तुओं की कुशल आवाजाही में बाधा होती है। ठीक, टर्न अराउंड समय में भी वृद्धि होती है। टर्न अराउंड मतलब एक जहाज आया, पोर्ट पे लगा और उसको वापस जाने में जो समय होता है वही टर्न अराउंड समय होता है, यानी खाली होकर के वापस जाना, वो बात होती है टर्न अराउंड टाइम। तो भारत इसमें क्या है कि जहाज़ों में इसमें टर्न अराउंड टाइम वृद्धि होती है। ठीक, वही होता है ना, किसी जहाज को दो स्थानों के बीच में माल की आवाजाही का एक चक्कर पूरा करने में जो समय लगता है उसको क्या होता है कि टर्न अराउंड टाइम बोलते हैं। ठीक है, तो ये भी बात है। परिचालन दक्षता और विस्तार पे क्या है कि सुविधाओं और जलयान निर्माण और मरम्मत के कारण क्या है कि नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। सुरक्षा संबंधी चिंताएं, समुद्री डकैती और समुद्री आतंकवाद क्या करते हैं, ये समुद्री गतिविधियों के लिए खतरा है। ठीक, अभी क्या है कि अवैध प्रवासन, मानव तस्करी, हथियार बंदूक द्वारा डकैती वगैरह जो है, ये भी आप देखेंगे हुती विद्रोहियों द्वारा अभी एक जहाज कब्जा कर लिया गया था। तो ये भी सब समस्याएं हैं। समुद्री क्षेत्र में पर्यावरण प्रदूषण है। अभी क्या है कि अधिक अगर आवश्यकता से अधिक समुद्री क्षेत्र का इस्तेमाल होगा तो कई सारी पर्यावरण समस्याएं भी आएंगी, जैसे ग्रीन हाउस गैसों को उत्सर्जन में वृद्धि आएगी, समुद्री अम्लीकरण बढ़ेगा। ठीक है, समुद्री जीवों को और आपदाओं को नुकसान पहुंचेगा, आपदाओं की तीव्रता में वृद्धि होगी। अनेक भू राजनीतिक चुनौतियां हैं, चीन के साथ तनाव भी है। ठीक है, चीन लगातार यहाँ पे अपने सैन्य प्रभाव बढ़ा रहा है। अभी देखिए ना, मालदीव जो है भारत के हाथ से छिटक रहा है, वो कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रैटेजिक लोकेशन है मालदीव की, तो वो भी एक समस्या है। जलवायु परिवर्तन के साथ समस्याएं बहुत सारी हैं, समुद्री संसाधनों की कमी होगी, आपदाओं की वृद्धि होगी, समुद्री का एसिडिफिकेशन जो है यहाँ पे बढ़ेगा। ठीक है, तकनीकी चुनौतियाँ तो हैं ही, गहरे समुद्र में इनोवेशन और खनन के लिए बहुत सारे उपकरणों की कमी है। तो ये सारी चुनौतियाँ जो है यहाँ पर विद्यमान है। ठीक, हालांकि इसके लिए कुछ पहले की गई हैं। कौन कौन सी पहले की गई हैं, तो इसको आपको ध्यान देना है। जो सामरिक परिसंपत्तियों के निर्माण और अधिग्रहण के लिए एक संसाधनों का बेहतर उपयोग के लिए क्या है, भारतीय नौसेना की क्षमताओं को बढ़ाया जा रहा है। ठीक है, इंडो पैसिफिक पार्टनरशिप फॉर मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस, कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव और इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन के माध्यम से क्या है कि जो हिंद महासागर के जो तटीय देश है उसके साथ सुरक्षा सहयोग को हम लोग बढ़ावा दे रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, समुद्री क्षेत्र के बारे में जागरूकता बढ़ाने और महासागर आधारित तकनीकों के लिए अनुसंधान और तकनीकी प्रगति पर ध्यान दे रहे हैं। साथ साथ क्या है कि समुद्री और तटीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए राष्ट्रीय समिति गठित की गई है। और जो पहले की गई है, यहाँ पे पहल की जो बताई है, इस पहलों को भी लिख सकते हैं। मैरीटाइम इंडिया विजन, सागरमाला जल विकास परियोजना, लैंड लॉर्ड पोर्ट मॉडल, तटीय जिलों का विकास, लाइट हाउस जो पर्यटन है, सशक्त क्या है कि मैरीटाइम अमृतकाल विजन 2027, ये सारी चीज़ें क्या है कि हम लोग ये प्रयास है हमारे जो समुद्री क्षेत्र को, समुद्री सुरक्षा उसके क्षेत्रों को सुधार करने के लिए। ठीक है, तो अभी आपको देखना है कि अब निष्कर्ष में क्या लिखेंगे। तो निष्कर्ष ये है कि अब जानते हैं कि भारत क्या है कि इस मामले में जो भी बाधाएं हैं और अपनी समुद्री अवसंरचनाएं, प्रौद्योगिकी, संधानी तरीकों के विकास में निवेश करने का प्रयास कर रहा है। जो मैरीटाइम अमृत काल विजन जो दस्तावेज है, ऐसे ही भविष्य के लिए एक मंच तैयार करता है। इससे क्या होगा, जो भारतीय समुद्री विजन 2047 के लिए क्या है कि भारत का दृष्टिकोण इन्हीं की आकांक्षाओं के लिए एक महत्वपूर्ण रोड मैप तैयार करता है। किस लिए, वैश्विक समुद्री क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण भागीदार बनने के लिए। तो ये निष्कर्ष है, आप इसको पूरा आर्टिकल कंप्लीट हो गया। आई थिंक कि सब चीज़ें यहाँ पे निपट गई हैं। अब आते हैं हम लोग राष्ट्रीय फार्मेसी आयोग 2023, नेशनल फार्मेसी कमीशन बिल जो है 2023, अभी हाल ही में ये जो है ये आया है। तो आपको इसको देखना बहुत ज़रूरी है, ये प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि ये जो है अभी हाल ही में इंट्रोड्यूस हुआ है, उस पर काफ़ी हो हल्ला भी हुआ है। तो इसको आप लोग समझते हैं। ठीक है, समझते हैं इसमें कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, इस आर्टिकल को समझेंगे। तो अभी आपको देखते हैं इसमें क्या लिखा गया कि हाल ही में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय फार्मेसी आयोग विधेयक 2023 के मसौदे पे जो पब्लिक टिप्पणियां हैं, सार्वजनिक टिप्पणियां उसकी आमंत्रित की हैं। इसका उद्देश्य क्या है इस विधेयक का, जो फार्मेसी अधिनियम 1948 है इसको प्रतिस्थापित कर देना, मतलब इसके स्थान पे दूसरा ला जाना। ठीक है, और जो मौजूदा फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया PCI है उसकी जगह पर राष्ट्रीय फार्मेसी आयोग की स्थापना करना, नेशनल फार्मेसी कमीशन की स्थापना करना है। ठीक है, जो फार्मेसी अधिनियम 1948 है इसके तहत क्या है कि फार्मेसी के कार्य और पेशे को इसको यहाँ पे नियंत्रित किया जाता है। तो भारत का जो फार्मेसी सेक्टर है उसको हम लोग जानते हैं दवा का। ठीक है, तो भारत का जो फार्मा उद्योग है दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा फार्मा उद्योग है, ये बात आपको ध्यान देनी है। जो वैश्विक वैक्सीन उत्पादन होता है इसमें भारतीय जो फार्मा उद्योग है उसकी हिस्सेदारी कितनी है, लगभग 60%, यानी आधे से भी अधिक कितनी है, भारत की हिस्सेदारी है। जो डिप्टीरिया होती है, ठीक है, ये DPT जो टीका होता है, BCG का टीका होता है, इन सारी वैक्सीन के लिए जो है WHO की जो 70% आवश्यकताएं हैं कौन पूरी करता है, भारत पूरी करता है। यानी पूरी जो WHO की आवश्यकताएं हैं उसका 70% अकेले भारत पूरा करता है। किसी में, DPT में यानी डिप्थीरिया, पार्टुसिस, टेटनस में और BCG के टीकों की आपूर्ति में। भारत की जो फार्मा उद्योग के प्रमुख खंड कौन कौन सी हैं, जेनेरिक दवाएं हैं, वैक्सीन्स हैं, बल्क ड्रग होते हैं, ओवर द काउंटर दवाएं हैं, अच्छा बायोसिमिलर और बायोलॉजिक्स है, कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च और विनिर्माण है। ये क्या है, भारतीय फार्मा उद्योग के जो है प्रमुख खंड है। ठीक, तो जो विधेयक है वहाँ पे एक बात की क्या की गई है, राष्ट्रीय फार्मेसी आयोग की स्थापना की बात करनी है, यहाँ पे बताई गई है। ठीक है, अगस्त में मैंने इसमें फार्मेसी संशोधन अधिनियम पढ़ाया था,
अगस्त वाले मैगजीन में, आप जरूर देखिएगा। यहाँ पे मैंने पूरा इसमें पढ़ाया था, बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे बताया था। देखिए यहाँ पे दिया भी है, ठीक है। तो मैंने इसको अच्छे तरीके से कंप्लीट करा है। वहाँ पे अगस्त मैगजीन जरूर आपको देखिएगा, आर्टिकल नंबर 316 जो होगा, ठीक है। तो जो विधेयक उसके 2 उद्देश्य हैं। स्वास्थ्य संबंधी राष्ट्रीय लक्ष्यों को बढ़ावा देना है, गुणवत्तापूर्वक और वहनीय जो फार्मास्यूटिकल शिक्षा उसकी पहुँच में सुधार करना है, ठीक। पर्याप्त संख्या में उच्च गुणवत्ता वाले जो फार्मेसी पेशेवर हैं उसकी उपलब्धता का करना है, सुनिश्चित करना है। एक प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करना, मतलब ग्रेवेंस जो रेडिसल सिस्टम है, शिकायत निवारण तंत्र है, उसको स्थापना करना है। सभी नागरिकों के लिए फार्मेसी सेवाओं को सुलभ बनाना है और समतापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देना है। फार्मेसी संस्थानों का पारदर्शी आकलन सुनिश्चित करना है और फार्मेसी रजिस्टर के रखरखाव को सुगम बनाना है। जो फार्मेसी पेशेवर हैं उसको नवीनतम फार्मेसी अनुसंधानों को अपनाने और रिसर्च में योगदान देने और उच्च नैतिक मानकों को बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित करना है, ठीक है। तो फार्मेसी आयोग विधेयक 2023 उसके मसौदे में प्रमुख प्रावधान कौन कौन से शामिल हैं? तो नेशनल फार्मेसी कमीशन एनपीसी का गठन, सबसे महत्वपूर्ण है एनपीसी का गठन। ये क्या करेगा? केंद्र सरकार जो है एनपीसी आयोग का गठन करेगी, यानी एनपीसी यानी नेशनल फार्मेसी कमीशन का गठन करेगी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में होगा। इसकी संरचना कैसी है? इसमें एक अध्यक्ष होगा और 13 पदेन सदस्य और 14 अंशकालीन सदस्य होंगे, ठीक है। ये कौन सिफारिश करेगा? खोज सह चयन समिति की सिफारिशों पर इसकी नियुक्ति होगी, ठीक है। अध्यक्ष क्या होगा? अध्यक्ष के लिए जो है केंद्र सरकार की योग्यता द्वारा एक मतलब इसमें सेट होगा। इसमें क्या है कि एक शिक्षाविद या पंजीकृत फार्मासिस्ट होना चाहिए, उसे प्रशासनिक अनुभव भी होना चाहिए और 10 साल का फार्मेसी में अनुभव होना चाहिए। ये बात है। सेवा शर्तें तो पदावधि क्या है कि 4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक ये बने रह सकते हैं एनपीसी के, ठीक है। तो ये सदस्य, तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है। अगर कैसे पद से हटाना है? तो मैंने दिवालिया अगर घोषित कर दिया गया हो, किसी अपराध के लिए दोषी बनाया गया हो या शारीरिक और मानसिक रूप से अक्षम हो गया हो तो इसको हटा सकते हैं पद से, ये बात है। कार्य क्या होगा इसका कि नीतियाँ तैयार करना है किस चीज़ के लिए? फार्मेसी शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए। प्रशासनिक मानकों का विनियमन करना है। विभिन्न बोर्डों के निर्णय में अपीली क्षेत्राधिकार का प्रयोग करना है। शिक्षा के आधारभूत मानक जैसे भौतिक और शैक्षणिक सुविधाएं, अनुसंधान और ट्यूशन शुल्क आदि को प्रदान करना है। फार्मेसी सेक्टर में नवाचार और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए मॉडर्न टेक्नोलॉजी और हाइब्रिड एजुकेशन के उपयोग के लिए उद्योग और संस्थानों के साथ सहयोग करना है। ये सारी बातें यहाँ पे आयोग के कार्य हैं। जो सर्च कम सिलेक्शन कमेटी होगी उसकी संरचना कौन करेगा, उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? तो सचिव कौन? स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा करेगा। और 3 फार्मेसी विशेषज्ञ होंगे जिसमें 20 वर्ष का अनुभव होगा। एक सदस्य होगा जिससे न्यूनतम 20 वर्षों का अनुभव होगा, जो कौन होगा? प्रबंधन, कानून या अर्थशास्त्र या विज्ञान प्रौद्योगिकी में हाई योग्यता वाला, हाई क्वालिफिकेशन वाला व्यक्ति हो। 3 अलग अलग बोर्ड होंगे। केंद्र सरकार जो है एनपीएस जो होगा, एनपीएस होगा, ठीक है, उसके अंतर्गत कार्य करने वाले 3 बोर्ड का गठन करेगी, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से होंगे? तो यहाँ पे कौन होंगे? फार्मेसी एजुकेशन बोर्ड, ये क्या करेंगी? भारत में जो है किसी विश्वविद्यालय या फार्मेसी संस्थान द्वारा जो भी डिग्री होगी उसको सूचीबद्ध और सुरक्षित रखेगी। फार्मेसी असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड होगा, ये क्या करेगी? नई कोर्स की स्थापना, मतलब इस बोर्ड की अनुमति के बजाय कोई भी नए कोर्स या फार्मेसी संस्थान की स्थापना शुरू करने पर रोक होगी। फार्मेसी एथिक्स एंड रजिस्ट्रेशन बोर्ड, ये क्या करेगा कि जो फार्मेसी पेशेवर हैं उनके विवरण संबंधित एक राष्ट्रीय फार्मेसी रजिस्टर बनाए रखना है। इससे क्या होगा? पारदर्शिता सुनिश्चित करना इसका एक लक्ष्य है। बोर्ड की संरचना में प्रत्येक बोर्ड में एक अध्यक्ष होंगे और 2 पूर्णकालीन 2 अंशकालीन सदस्य होंगे। इनका कार्यकाल 4 वर्ष का होगा, ठीक है। अंशकालीन सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष का होगा। कार्यकाल के बाद क्या होंगे? ये पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे, ठीक है। अब इसमें फार्मेसी एडवाइजरी काउंसिल होंगे। इसका आप जानते हैं, आपको एडवाइजरी मतलब सलाह देना है इसका। नेशनल फार्मेसी कमीशन को फंड होगा, इसका अलग से कोष गठन किया जाएगा। ये क्या होगा? भारत के लोक लेखा का हिस्सा होगा। यहाँ पे ये स्टार मार्क कर लीजिए, यही वाला चीज़, कि इसी के लिए मैंने आपको बता रहा था कि ये देखिए ये इंपॉर्टेंट है कि जो नेशनल फार्मेसी कमीशन बनेगा उसका फंड उसी तरह से एक फंड बनेगा, नेशनल फार्मेसी कमीशन फंड। ये एक अलग कोष होगा। यह कोष क्या होगा? भारत के लोक लेखा का हिस्सा होगा, लोक लेखा का हिस्सा होगा, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लीजिएगा प्रीलिम्स के लिए। इसका इस्तेमाल इसलिए होगा कि ये आयोग के अध्यक्ष, सचिव, सदस्यों और बोर्ड के अध्यक्षों या सदस्यों का वेतन, प्रशासनिक खर्चों के लिए भुगतान के लिए, ठीक है। इसलिए ये लोक लेखा का हिस्सा होगा। भारत, निष्कर्ष में देखिए, भारत को दुनिया के फार्मेसी कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत काफ़ी सस्ती कीमत पे वैश्विक मानकों के अनुरूप दवाएं तैयार करता है। तो ऐसे में क्या है कि फार्मेसी सेक्टर में इनोवेशन को अपनाने के लिए, ठीक है, सहयोग को बढ़ाने के लिए भारत को स्वास्थ्य देखभाल के क्षेत्र में जो भी उभरती मांग है उसको पूरा करने के लिए एक बेहतर फ्रेमवर्क अपनाने की आवश्यकता है। यह जो विधेयक है कहीं ना कहीं उस फ्रेमवर्क के बारे में जो है अपना कार्य करने में सक्षम बनाएगा भारत में। और ये क्या करेगी? फार्मेसी सेक्टर को और अधिक इनरिच करेगा। तो ये आर्टिकल अब खत्म हो जाते हैं। अब आते हैं न्यूज इन शॉर्ट्स वाले जो भी पॉइंट्स हैं, उसमें 2-3 आर्टिकल हम लोग देख लेते हैं। 2-3 आर्टिकल देख लेंगे तो अच्छा ही रहेगा। शुरुआत हो जाएगी न्यूज इन शॉर्ट्स से,
ठीक है। तो न्यूज एंड शॉर्ट्स में इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि प्रीलिम्स के लिए काम करता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये सब चीज़ें, ठीक है। तो अभी 5-6 मिनट और बाकी है आधे घंटे क्लास में, तो अभी हम लोग इसमें से जल्दी जल्दी जो है 2-4 आर्टिकल देख ही लेते हैं। तो लीप अहेड इनिशिएटिव, ये सवाल सीधे प्रीलिम्स में बन सकता है। लीप अहेड इनिशिएटिव एक यह क्या है, ये पहल टेक स्टार्टअप के चयन के लिए शुरू की गई है, एक अखिल भारतीय पहल है। यानी टेक स्टार्टअप्स जो भी टेक्नोलॉजी सेक्टर में स्टार्टअप होंगे उसके चयन के लिए शुरू की गई है लीप अहेड। ये अखिल भारतीय पहल है। इसका उद्देश्य यह है कि जो टेक स्टार्टअप्स हैं उसकी हाई क्वालिटी की जो है उच्च गुणवत्ता युक्त मार्गदर्शन प्रदान करना है, उनके निवेश को सुनिश्चित करना है और उनकी वैश्विक पहुंच को सुलभ बनाना है। लीप अहेड को क्या है, विकास और समृद्धि के आरंभिक चरण वाले टेक स्टार्टअप्स के लिए डिजाइन किया गया है। इस पहल का जो संयुक्त रूप से सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया और द इंड्स एंटरप्रेन्योर और निवेशकों द्वारा समूह किया गया है। इसको छोड़ दीजिए आप लोग, मतलब जो समूह जो स्टार्टअप किया गया उसको। तो STPI के बारे में देखते हैं, मतलब ये जो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया है, ये क्या है, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन ये क्या है, प्रमुख विज्ञान और तकनीकी संगठन है। ये सॉफ्टवेयर के निर्यात को बढ़ावा देने, टेक स्टार्टअप्स इकोसिस्टम को प्रोत्साहन देने का कार्य करता है। लीप अहेड पहल का महत्व क्या है, ये बात हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो लीप अहेड पहल के लिए क्या है, बाजार के लिए उपयुक्त उत्पाद को बनाने में, अपने ग्राहकों की पहचान करने में, हैकिंग रणनीतियां विकसित करने में, व्यापार नियमों के पालन में और टॉप लेवल के पदों में भर्ती और फंड जुटाने में काम करेगा, ठीक है। इसका महत्व ये है कि इसमें ये बहुत महत्वपूर्ण है। भारत में माइक्रो फाइनेंस की बात कर गई है, तो एक यहीं पे आर्टिकल, इसी को लास्ट आर्टिकल हम लोग देखते हैं, बाकी चीज़ें हम लोग कल देखेंगे। तो माइक्रो फाइनेंस क्या है कि हाल ही में किसने शुरू किया है, माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री नेटवर्क ने माइक्रो मैटर्स मैक्रो व्यू नाम से एक रिपोर्ट जारी की है। इसमें बात ये क्या की गई है, इसमें बात ये की गई है कि जो MINIF है, ठीक है, ये NBFCs और जो मतलब NBFCs और MFI का एक संघ है, इसे 2009 में स्थापित किया गया था। ये करता क्या है, देश के सूक्ष्म जो वित्त संस्थान उसका शीर्ष निकाय है। ये करता क्या है, इस रिपोर्ट में जो बात की गई है कि NBFC MIFs क्या है, अन्य विनियमित संस्थाओं की तुलना में सर्वाधिक मात्रा में सूक्ष्म वित्त यानी माइक्रो फाइनेंस प्रदान करते हैं। MIF की जो NPAs हैं उसमें गिरावट आई है, ठीक है, और पूर्वोत्तर जो क्षेत्र उसकी हिस्सेदारी में कमी आई है माइक्रो फाइनेंस में, ठीक है। माइक्रो फाइनेंस का आशय ये होता है कि जो निम्न आय वाले यानी जो कम जो इनकम वाले जो व्यक्ति या समूह होते हैं उनको क्या करना है, फाइनेंशियल सेवाएं देना है, ठीक है। जो भी मतलब मान लीजिए जो भी ट्रेडिशनल बैंकिंग प्रणाली से नहीं जुड़ पाए हैं या लाभान्वित नहीं है, तो उनको क्या करना है, उनको जो है हमें वित्तीय सेवाएं देना है। तो ये बात हमें माइक्रो फाइनेंस से आती है। तो इसका महत्व यह है कि वित्तीय समावेशन में बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस रोल अदा करता है। इसलिए जो वंचित है बैंकिंग सेवाओं से या बहुत कम बैंकिंग सेवाएं मिली उन्हें, उनको माइक्रो फाइनेंस जो है ये बहुत मदद करता है। महिला सशक्तिकरण में जो है एक बहुत अधिक जो है यहाँ पे उल्लेखनीय इसका योगदान है। गरीबी उन्मूलन में ये काम करता है, गरीब लोगों को आय सृजन गतिविधियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। सामुदायिक विकासों के लिए जो है ये जो है क्या करता है कि सुविधाजनक जो है ये और सेल्फ हेल्प ग्रुपों को बहुत मदद करता है। साथ क्या है कि जो समुदाय कम्युनिटी आधारित जो अप्रोच होता है उसके माध्यम से जो माइक्रो फाइनेंस है ये क्या करता है कि सामाजिक एकजुटता और सामुदायिक विकास को सुनिश्चित करता है, इसको सुविधाजनक बनाता है। हालांकि इसकी बहुत सारी चुनौतियां हैं, जैसे कम लोगों तक पहुंच है, हाई इंटरेस्ट रेट है, शहरी गरीब जो उनकी अनदेखी हो जाती है और ओवर ड्यू लगातार बढ़ रहा है, तो NPA यहाँ पे बढ़ते रहते हैं। तो ये सारी समस्याएं हैं भारत के लिए यहाँ पे पहले की गई हैं। किस बात के लिए, माइक्रो फाइनेंस के लिए सरकार की। तो सेल्फ हेल्प बैंक लिंकेज कार्यक्रम इंपॉर्टेंट है, रट लीजिएगा प्रीलिम्स के लिए, प्री इंपॉर्टेंट है प्री के लिए। इसका कारण इसका लक्ष्य यही है कि जो भी सेल्फ हेल्प ग्रुप है उसको ऋण की जो दी गई मात्रा उसको बढ़ाना है, उसके ऋण के पैटर्न को जो गैर आय सृजन गतिविधियों से उत्पादन आधारित गतिविधियों में बदलना भी इसके लक्ष्य में शामिल है। मतलब क्या है कि जो ऋण का पैटर्न होगा वो क्या होगा कि आय सृजन गतिविधियों में जो है इससे हटके उत्पादन करे और अधिक से लोगों को रोजगार मिले। इससे अर्थव्यवस्था और अधिक संचालित हो पाएगी और अधिक जो है उसमें सर्कुलेट करेगी अर्थव्यवस्था, और सेल्फ हेल्प जो है ग्रुप जो है कहीं ना कहीं वो मजबूत होकर के उभर पाएंगे। ई शक्ति कार्यक्रम चला गया है। इसका लक्ष्य क्या है कि अलग अलग जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है इससे खातों का डिजिटलीकरण करना है और इनके समूहों के सदस्यों का वित्तीय समावेशन को दायरे में लाना है। PM स्वनिधि योजना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यह जो माइक्रो फाइनेंस प्रदान करने वाली एक योजना है, इसके तहत क्या है कि स्ट्रीट वेंडर को किफायती आधार पर वर्किंग कैपिटल के रूप में जो है एक ऋण दिया जाता है। तो इंपॉर्टेंट से 3-4 पहले हैं, इसको देखकर काम खत्म करिएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे होता है कंप्लीट, और इसको हम लोग कल देखेंगे डायरेक्ट लिस्टिंग से। और ये जो है 5-7 और आर्टिकल बचे होंगे इसमें, तो ये हम लोग कल कंप्लीट कर लेंगे। धन्यवाद।